हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी ज्यादा बेस्ट चल रही होगी। तो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा इन तक, और सारे क्वेश्चंस का यहाँ सटीक आंसर मैंने प्रोवाइड किया है और सारे आंसर को आप भी काफी सटीक तरीके से लिखने का प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम क्या है। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या है। तो देखिए, मैं इसको पहले लिखूंगा, आंसर राइटिंग में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको लिखना है और उसके बाद मैं इसे समझाने का काफी बेस्ट प्रयास करूंगा। तो चलिए, किरचॉफ का नियम क्या है। तो देखिए, यदि विद्युत परिपथ ऐसा आप लिखो, किसी साधारण विद्युत परिपथ में, स्टार्टिंग ऐसे करो, किसी साधारण विद्युत परिपथ में धारा तथा विभवांतर के वितरण को ओम के नियम के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन यदि विद्युत परिपथ जटिल हो, जिसमें बहुत सारी प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल के स्रोत लगे हों, विद्युत वाहक बल के स्रोत लगे हों, तो ऐसे परिपथ में विद्युत धारा और विभवांतर के वितरण को ओम के नियम से नहीं समझाया जा सकता है, अर्थात ओम का नियम यहां फेल कर जाता है। अर्थात ओम का नियम यहां फेल कर जाता है। वाह सर, ओम का नियम भी फेल कर गया सर, क्या बात है सर। ओम का नियम भी यहां फेल कर जाता है। तब क्या किया जाए सर। जब ओम का नियम भी फेल कर गया तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें। तो जब ओम के नियम फेल कर जाता है तो इस स्थिति में धारा तथा विभवांतर के वितरण को समझने के लिए जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया और इन्हीं नियमों को किरचॉफ का नियम कहा जाता है। किरचॉफ का नियम कहा जाता है।
ठीक है बच्चे लोग, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। कर लिए होंगे नोट आप लोग। चलिए बच्चे, तो काफी ज्यादा आपको टाइम मिल गया, नोट तो कर लिए होंगे। तो मैं बता रहा हूं, देखो इसको समझा रहा हूं क्या, किरचॉफ का नियम क्या है। तो यदि आप जानते हैं कि यदि विद्युत परिपथ साधारण रहता है, सिंपल विद्युत परिपथ रहे, मतलब सिंपल विद्युत परिपथ का मतलब क्या समझना है, तो सर वैसा विद्युत परिपथ जिसमें वैसा विद्युत परिपथ जिसमें प्रतिरोध भी बहुत कम लगे हुए हों और विद्युत वाहक बल के स्रोत भी कम लगे हुए हों। जैसे मान लिया जाए, देखो मैं इस तरह का एक परिपथ बना रहा हूं। जैसे देख लो, ये साधारण सा विद्युत परिपथ है। यहाँ पर क्या है, एक मैंने लगा दिया सेल, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये जो परिपथ है ये साधारण सा विद्युत परिपथ है। यहाँ पर मैंने एक और भी प्रतिरोध लगा दिया, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक R1 एक R2, तो और विद्युत वाहक बल का स्रोत कितना लगा है, 1। तो ऐसा विद्युत परिपथ क्या है, साधारण विद्युत परिपथ कहलाता है। लेकिन जटिल विद्युत परिपथ का मतलब होता है एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें ढेर सारे प्रतिरोध लगे हुए हों और विद्युत वाहक बल के स्रोत भी ढेर सारे लगे हुए हों। मतलब बैटरी यहाँ सेल जो लगा वो भी एक जगह नहीं लगा रहेगा, ढेर सारे सेल भी लगे रहेंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं किरचॉफ का नियम क्या है। तो अगर विद्युत परिपथ साधारण विद्युत परिपथ होता है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो ऐसे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा और विभवांतर के वितरण को हम आसानी से ओम के नियम के द्वारा समझ सकते हैं। कब समझ सकते हैं बच्चे लोग, जब विद्युत परिपथ साधारण विद्युत परिपथ हो, तो वैसे विद्युत परिपथ में धारा और विभवांतर के वितरण को हम अच्छे से समझ सकते हैं ओम के नियम के द्वारा। लेकिन यदि विद्युत परिपथ काफी जटिल हो जाए, मतलब यदि उस विद्युत परिपथ में ढेर सारा प्रतिरोध जुड़ जाए और ढेर सारा विद्युत वाहक बल के स्रोत जुड़ जाए, मतलब विद्युत वाहक बल के स्रोत मतलब सेल जुड़ जाए, तो वैसे विद्युत परिपथ में आप विद्युत धारा और विभवांतर के मानों को, उनके वितरण को ओम के नियम के द्वारा आप नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ, उन्होंने जटिल परिपथ में विद्युत धारा और विभवांतर के मानों को समझने के लिए, वितरण को समझने के लिए 2 नियमों का प्रतिपादन किया और उन्हीं 2 नियमों को ही क्या बोला जाता है, किरचॉफ का नियम कहा जाता है। तो 2 नियम में एक को बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम जो है किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, दोनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको नोट करना है। किरचॉफ का नियम पूछेगा तो आपको ये लैंग्वेज इतना लिखना है। अब बारी बारी से मैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ दोनों के बारे में डील करने जा रहा हूं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैं इसे इरेज करता हूं बच्चे लोग, और आप लोग भी जिस टाइम मैं इसे लिखता हूं उसी टाइम आप लोग भी जल्दी से नोट कर लिया करें और समझने वाले टाइम में इसको काफी अच्छे से समझें और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन काफी बेस्ट तरीके से आप लोग करते रहें। तो चलिए, बात आती है कौन सा ला, किरचॉफ का फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या है। चलिए, तो आइए, किरचॉफ के कितने नियम है बाबू, किरचॉफ के 2 नियम बताए गए हैं। पहला, किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम, तो ये जो है पहला नियम वो बताता है कि चालकों के किसी जाल में, चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का
बीजीय योग शून्य होता है। कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अर्थात आपको क्या लिखना बच्चे लोग, अर्थात सर सिग्मा आई का वैल्यू जो होता है शून्य होता है। सिग्मा आई का वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे देखो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे सपोज कर लीजिए ढेर सारे करंट आकर के मिल रहे हैं। ये करंट I1 गया, इस पॉइंट से करंट यहां से I2 निकला, ये करंट I1, ये करंट I2, ये वाली करंट है इसका नाम है I3, ये वाला करंट जो है इसका नाम है I4, ये करंट जो है इधर गया ये है I5 करंट, और इसको सपोज कर लीजिए ये है I6 करंट। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर कितने विद्युत धारा यहां पर मिल रहे हैं, तो यहां पर 6 विद्युत धाराएं जो है बिंदु P से संबंधित है। बिंदु P से या तो मिल रहे हैं या उससे निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो किरचॉफ ने बताया कि चालकों के किसी जाल में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का मतलब क्या है, जितने भी धारा यहां पर है मिसके बिंदु P के तरफ जाने वाला या बिंदु P से बाहर की तरफ जाने वाली, तो सभी धाराओं का जो बीजीय योग होगा यानी कुल योगफल जो होगा, कुल मान जो होगा सभी धाराओं का, वो जोड़ने पर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इनका कहना था कि करंट I1 प्लस I2 ये सारे जो है जितने भी धाराएं हैं उनको क्या मान लेंगे, उनको सबको हम जोड़ेंगे तो उनका मान कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो देख लीजिए, मतलब यहां से बोल सकते हैं, मैं यहां पर जोड़ने के लिए एक बात बता रहा हूं, नोट में आप समझ लेंगे पहले कि बिंदु P की तरफ, P यहां पर जो भी बिंदु रहेगा, P है, Q है, R है, ऐसा जो भी बिंदु आप नाम दीजिए, तो बिंदु P की तरफ जाने वाले धारा को क्या माना जाता है, धारा को पॉजिटिव माना जाता है, तथा बिंदु P से दूर जाने वाले धारा को निगेटिव माना जाता है। ये बात पहले माइंड में आप सेट कर लो, ठीक है ना। क्या सेट करना है कि जो भी इस बिंदु के तरफ जाएगा धारा उसको क्या मानना है, पॉजिटिव, और जो उस बिंदु से बाहर की तरफ जाएगा उसका साइन क्या माना जाता है, निगेटिव माना जाता है। बात समझ गए ना। तो चलिए अब मैं बता रहा हूं इसका कि सभी धाराओं को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देख लीजिए, अर्थात आप लिख सकते हैं इसको, यहां पर मैं नीचे की ओर लिख रहा हूं, देखो तो यहां पर अर्थात हम लिख सकते हैं I1 करंट। ये करंट जब बिंदु P की तरफ जाएगा, मतलब बिंदु की तरफ जाएगा तो प्लस में लेना है इसका साइन, और निकलने वाला करंट देखो ये I1 करंट है। फिर बताइए I5 क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे बाबू, बिंदु P से बाहर की तरफ है। फिर I2 देखिए बाहर की तरफ है तो माइनस में क्या लेंगे, I2 लेंगे। फिर देखिए I3 बिंदु P के तरफ मिल रहा है तो यहां पर क्या लेंगे, इसका साइन प्लस में लेंगे, यानी ये प्लस I3 हो जाएगा। और ये जो है माइनस, देखिए 6 जो है ये करंट क्या है, बिंदु P की तरफ जा रहा है, क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस में I6 लिखेंगे। फिर ये I4 क्या होगा, प्लस में I4 हो जाएगा। तो क्या इस सभी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो ऐड करने पर, सम करने पर, योगफल निकालने पर क्या आ जाएगा, इनका सभी का वैल्यू 0 आएगा। किरचॉफ का ये पहला नियम कहना था, ठीक है। मतलब किरचॉफ ने बताया कि कोई भी बिंदु पर जितने भी करंट मिले, जितने भी करंट आए या जितने भी करंट उससे जाएं, सभी धाराओं का, सभी करंट का अगर योगफल निकाला जाए, बीजीय योग निकाला जाए तो उनका मान 0 होता है। ये बात आप काफी समझ गए होंगे। तो यहां पर देख लीजिए, एक बात याद रखने वाली है कि जो भी धाराएं बिंदु P की तरफ जाती हैं उनका साइन जो है पॉजिटिव माना जाता है, और जो भी धाराएं बिंदु P से बाहर की तरफ होती हैं उनके साइन को निगेटिव माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर दिखाया कि इनका जो बीजीय योग होता है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए इसी चीज को मैं इधर करता हूं थोड़ा सा,
देखिए क्या ये इस इक्वेशन को देखते जाइए, मैं जो भी पॉजिटिव में है उसको मैं एक तरफ रख रहा हूं, तो पॉजिटिव में है हमारा I1, पॉजिटिव में है I3, पॉजिटिव में है I4, पॉजिटिव में है I6। ये इक्वल होगा किसके, माइनस वाला को बराबर के उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा I2 और प्लस में I5। यानी आप जान सकते हैं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ये जो है I1, I3, I4 ये सब क्या है, I1, I3, I4, I6 बिंदु P के तरफ जाने वाले धाराएं हैं। यानी आप लिख सकते हैं कि बिंदु P के तरफ जाने वाले धाराओं का योगफल बराबर है किसके, बिंदु P से बाहर की ओर जाने वाले धाराओं का योगफल। ठीक है, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाले कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। एक मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। दूसरा डिफिनेशन अगर आपको लिखना है किरचॉफ के प्रथम नियम का तो आप बोल सकते हैं कि किसी बिंदु की ओर जाने वाले सभी धाराओं का योग उस बिंदु से बाहर की तरफ जाने वाले यानी दूर की तरफ जाने वाले धाराओं का योगफल दोनों बराबर होता है। फिर से किसी बिंदु की ओर जाने वाले कुल धाराओं का बीजीय योग उस बिंदु से दूर जाने वाले कुल धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है, जो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ये I1, I3, I4, I6 ये क्या है, तो ये जो धाराएं हैं बिंदु से देखिए ये I1, I4, I6, I3 ये बिंदु P की तरफ जाने वाली धाराएं हैं और I5 और कौन सा I5 देखिए दूर जा रहा है और I2, तो I5 और I2 क्या है, बिंदु P से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो आप किरचॉफ के प्रथम नियम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि किसी बिंदु पर, मतलब आप किरचॉफ के पहले नियम को इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी बिंदु की ओर जाने वाली कुल धाराओं का योगफल उस बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होते हैं या होता है। कोई दिक्कत बच्चे लोग? तो ये किरचॉफ का फर्स्ट नियम जो है क्लियरली समझ में आया। ठीक है बच्चे लोग, मैंने क्या बताया किरचॉफ के नियम के बारे में कि किरचॉफ का फर्स्ट नियम जो है वो क्या है, बताता है कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाले कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। या तो आप ये कथन लिखिए, ये डिफिनेशन लिखिए, या दूसरा आप लिख सकते हैं कि किसी भी चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु की तरफ जाने वाले कुल धाराओं का योग उस बिंदु से दूर जाने वाले कुल धाराओं के बीजीय योगफल के बराबर होता है। चलिए, तो ये बात जल्दी से आप लोग नोट कर लें। ठीक है, हो गया? चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं बाबू। तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों को किरचॉफ के फर्स्ट नियम के बारे में, पहले नियम के बारे में, जो आप यहां पर गेस किए होंगे शायद। देखिए, अगर बिंदु P पे ढेर सारी धाराएं अगर मिलती हैं, ये I1 धारा है, ये I2 धारा, ये I3, I4, I5, I6, ऐसे कर लो, इतनी धाराएं। तो किरचॉफ साहब ने ये बताया अपने प्रथम नियम में कि जितनी धाराएं बिंदु P की तरफ आती हैं उतनी धाराएं बिंदु P से बाहर की तरफ भी जाती हैं। यहां पॉइंट को नोट करो आप लोग, जितनी धाराएं बिंदु P की तरफ आती हैं उनका मान
बिंदु P से दूर जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। मतलब कि जितनी धारा बिंदु P पर मिल रही है उतना ही धारा बिंदु P से बाहर निकल रही है। मतलब कि जितनी धारा बिंदु P पे आ रही है वहां बिंदु P से उतनी ही धाराएं बाहर भी निकल जा रही हैं। मतलब बिंदु P पर धारा जाकर जमा नहीं हो रहा है, बिंदु P पर धारा जमा नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि बिंदु P पर धारा जमा नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे आवेश जो है वो जमा नहीं हो रहा है, आवेश वहां पर जमा नहीं हो रहा है। मतलब जितना आवेश बिंदु P की तरफ आ रहा है वो सारा आवेश बिंदु P के तरफ आने वाला जितना भी आवेश है वो P पर जमा नहीं हो रहा है, P पर जितने आवेश आ रहे हैं वो P से बाहर भी चले जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये आपको समझना है कि यह किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी आवेश के संरक्षण सिद्धांत को ये मानता है, लागू करता है। ठीक है, आवेश का संरक्षण, जितना आवेश बिंदु P पर आया उतना ही आवेश बिंदु P से चला गया। तो ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। चलिए, उम्मीद करते हैं ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आती है किरचॉफ के दूसरे नियम की, बात आती है किरचॉफ के दूसरे नियम की। तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। तो चलिए, बात आ रही है किसके, किरचॉफ के दूसरे नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम सर क्या होता है, जल्दी से बताइए सर। तो आ जाइए, पढ़ते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम ये क्या होता है। तो देखिए, किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में क्या बताया। तो इन्होंने बताया कि किसी बंद विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धाराओं, प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल, के गुणनफल का योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह हुआ किरचॉफ के दूसरे नियम का कथन। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, तो आइए इसको हम जब तक फिगर नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको स्टेटमेंट इतना लिखना है। अब चलो मैं इसे डायग्राम बना करके समझा रहा हूं। सपोज कर लो ये क्या है, एक बंद विद्युत परिपथ है, और इस बंद विद्युत परिपथ में आपको क्या, एक बंद विद्युत परिपथ दिया हुआ है, और यहाँ पर एक प्रतिरोधक लगाया हुआ है, यहाँ पर भी एक क्या लगाया हुआ है, प्रतिरोधक लगाया हुआ है, यहाँ पर भी एक प्रतिरोधक लगाया हुआ है। ठीक है, इसका मैं नाम मान लेता हूँ R1, ये R2, ये R3, और इधर जो है करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, बंद विद्युत परिपथ है, मतलब यहां क्लोज लूप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बंद लूप की बात हो रही है, एक बंद विद्युत परिपथ की बात हो रही है किरचॉफ के दूसरे नियम में। तो किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम ने कहा कि किसी बंद विद्युत परिपथ के, समझिएगा, किसी बंद विद्युत परिपथ के, तो ये क्या है, बंद विद्युत परिपथ है, तो किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रत्येक भाग कितना है, तो यहाँ देखो, यहाँ 3 भाग है, भाग ये वाला पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा, जैसे I1, इसमें भाग कौन सा प्रवाहित हो रही धारा, I2, इस भाग में धारा कौन से प्रवाहित हो रही, I3, तो प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का फल, प्रतिरोध क्या है R1, इसमें R2, R3, तो
प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल जो होता है वो कुल विद्युत वाहक बल के गुणनफल का योगफल जो होता है कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो बताइए प्रत्येक भाग में, पहला भाग ये वाला हुआ, तो इसमें बताइए धारा और किसका गुणनफल, प्रतिरोध, ठीक है। फिर बोलिए धारा और किसका गुणनफल, धारा इस भाग में कौन है, धारा I2, और प्रतिरोध क्या हुआ R2, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। इस भाग में धारा कौन हुआ I3 और प्रतिरोध कौन हुआ R3। तो धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल हमेशा किसके बराबर होता है, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। माने ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल। तो यहाँ कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कहीं पर भी विद्युत वाहक बल का स्रोत दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी बैटरी लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो जब नहीं लगा हुआ है तो विद्युत वाहक बल कितना हो गया, 0। तो विद्युत धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है उनका योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल 0 है। अब बात रहा सर योगफल का मतलब, तो सुन लीजिए मैं बता रहा हूं। आप अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के सुई का दिशा, ठीक है ना, घड़ी ऐसे घूमता है। चलिए घड़ी की सुई जो इस डायरेक्शन में घूमती है। घड़ी सर कहाँ घूमती है सर, घड़ी कैसे घूमती है सर, घड़ी की सुई ने घूमता है सर। चलिए बच्चे लोग, तेज बच्चे लोग हैं आप लोग, तो चलिए ये जो है ना धारा और प्रतिरोध को देखिए कैसे घूम रहा है। धारा की दिशा कैसी है, घड़ी की सुई के दिशा में। तो इनकी जो साइन लेना है वो प्लस लेना है। I1 गुना R1 क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। I2 गुना R2 क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए ये ऐसे जा रहा है, इसकी दिशा ऐसे, मतलब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसके डायरेक्शन को आपको क्या ले लेना है, निगेटिव ले लेना है। तो बात समझ में आ गया। बीजीय योगफल का मतलब, योगफल निकालने का मतलब है कि साइन के साथ आपको योगफल निकालना है। साइन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धाराएं रहेंगी उनका आपका साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। और जो धाराएं, जो विद्युत वाहक बल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगी उनका जो साइन होगा निगेटिव हम लोग लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे लोग, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। किसी भी, देखिए फिर से बता रहा हूं, किसी भी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस I3 इंटू R2, इनका कुल योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसमें विद्युत वाहक बल कितना है बच्चे लोग, कहीं पर भी बताओ विद्युत वाहक बल दिखाई दे रहा है, बैटरी दिखाई दे रहा है, सेल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो विद्युत वाहक बल कितना हो गया, 0। तो इनका जो कुल योगफल है वो कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी देखिए इसका जो स्टेटमेंट है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात कुल विद्युत वाहक बल सिग्मा E बराबर सिग्मा IR, धारा और विद्युत धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। पहले आप डिफिनेशन लिखो, डिफिनेशन के बाद ये फार्मूला आप लिख देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल आपको देना है। चलिए ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे यहीं पे, मैं सेकंड एग्जाम्पल को शो कर रहा हूँ, देखना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड है। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पे एक प्रतिरोध, मैंने दूसरा प्रतिरोध लगाया, यहाँ पर मैंने तीसरा प्रतिरोध लगाया, ठीक है। इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1, इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2, इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I3। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ध्यान करो, गौर करो, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक है। अब ये I2 करंट फ्लो हो रहा, मैंने यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा दिया। ये क्या है, विद्युत वाहक बल का स्रोत E लग गया, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने सेल लगा दिया है। चलिए तो आपको क्या करना है, किरचॉफ का दूसरे नियम को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे। तो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ, तो देखो बंद विद्युत परिपथ है ना, बंद है ना, है ना, तो किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक भाग में कितना भाग है, 3 भाग है, 1 2
3 भाग है। तो प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा प्रतिरोध, धारा I2 प्रतिरोध R2, धारा I3 प्रतिरोध R3, तो इनके गुणनफल का योगफल। तो पहले तो गुणनफल मैं दिखा रहा हूं, तो बोलिए I1 इंटू R1, मेरे साथ बोलते रहिए, I1 इंटू R1, फिर क्या होगा I2 इंटू R2, फिर क्या होगा I3 इंटू R3। मैंने साइन नहीं लिखा अभी, देख लो यहां पे, ठीक है। और इतना तो साइन अब लिख दे सर, I1 इंटू R1 कौन सा डायरेक्शन में है सर, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है सर, इसका एरो का साइन देखो, ये एरो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये एरो कैसा है, ऐसे गया फिर ऐसा है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी के सुई के दिशा में है, तो इन लोग का साइन हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और इनका योगफल किसके बराबर हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर। तो बताइए इस विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना है, E है। एक ही जगह विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा हुआ है और उसका मान कितना है, E है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। किसी को दिक्कत बच्चे लोग, वाह सर बहुत मस्त तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ऑल द, चलिए बहुत अच्छा, बेस्ट। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए लास्ट और थर्ड एग्जांपल। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पर एक सर्किट बना रखा है, ये सर्किट जो है मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक है। अब चलो यहां पर ये वाला क्या हुआ, इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इसमें भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने एक प्रतिरोध रखा है, यहाँ पे प्रतिरोध एक लग गया और एक प्रतिरोध आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए इन प्रतिरोध का नाम रख दूं मैं, यहाँ पर R1 है, ये प्रतिरोध R2, ये R3, ये R4, ये R5। चलिए अब सब में जो करंट फ्लो कर रहा है इसका मैं वैल्यू बताता हूँ। इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I3 करंट फ्लो कर रहा है। इसमें एक EMF का विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा दिया है, विद्युत वाहक बल का मान कितना है, E है। फिर मैंने कहा कि इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I5 करंट फ्लो कर रहा है। इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I4 करंट फ्लो कर रहा है। इसमें मैंने क्या लगा दिया, विद्युत वाहक बल का एक स्रोत लगा दिया, ठीक है। इसमें विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा, तो यहां पर विद्युत वाहक बल का मान कितना है, E है। सर दोनों जगह विद्युत वाहक बल का मान ही, यहां पर मान लो E1, यहां पर मान लो E2, ठीक है। तो किरचॉफ का सेकेंड नियम जो है, दूसरा नियम जो है वो क्या कहता है बच्चे लोग, चलिए। तो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ के, तो बंद तो है, बंद विद्युत परिपथ तो है, तो किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में कितना भाग है, एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, तीसरा भाग ये हुआ, चौथा भाग ये हुआ, पांचवा भाग ये हुआ। तो किसी विद्युत परिपथ के, किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाले धारा और प्रतिरोध का, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को लिखिए, धारा प्रतिरोध, फिर बोलो धारा प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, I2 R2, फिर लिखो धारा प्रतिरोध, क्या लिखा मैंने, I3 R3, फिर बोलिए I4 इंटू R4, क्या लिखना है, I4 इंटू R4। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, I5, धारा क्या है इसमें, I5 इंटू R5। अब क्या लिखेंगे सर, सबका साइन लिख दे, चलो। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा उसका साइन पॉजिटिव लेना है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा उसका साइन नेगेटिव लेना है। तो ये देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, एरो का साइन देखो, एरो का साइन देखो, एरो का साइन देखो, ये क्लॉकवाइज इन लोग गया, तो I1, I2, I3 ये सारा का साइन पॉजिटिव लेंगे। और इन लोग का जरा सा देखिए, इनका जो साइन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए इनके साइन को नेगेटिव लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में। अब इन
इनका योगफल किसके बराबर होता है? इनका योगफल किसके बराबर होता है? कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल तो यहाँ पर 2 है, तो क्या लिखे? विद्युत वाहक बल का योगफल E1 + E2 लिख दें। E1 + E2 नहीं, जो विद्युत वाहक बल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उसका साइन क्या लेना है? प्लस ले लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो क्या ले लो? प्लस में ले लो। तो E1 मैंने प्लस में लिया, और E2 कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसको क्या ले लो? माइनस में ले लो। क्या ले लो? माइनस में ले लो। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो धारा रहे या फिर विद्युत वाहक बल का स्रोत रहे, दोनों का साइन प्लस मिलेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज में रहे वो चाहे वो धारा रहे या विद्युत वाहक बल, उनका साइन माइनस मिलेंगे। तो आप समझ गए किरचॉफ के दूसरा नियम को भी, बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब मैं लास्टली एक बात बता रहा हूं किरचॉफ के नियम के बारे में कि ये जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है, याद रहेगा। आपका किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम था वो किस पे बेस्ड था, किस पे आधारित था? तो आपको बोलना है कि वो आवेशों के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित था, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर देखिए साइन आप कोई भी ले सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले को निगेटिव ले रहे हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज वाले को भी पॉजिटिव ले सकते हैं और इसको भी निगेटिव ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप ये माइंड में रख लो कि ऐसा जो है शुरू से हम लोग लेते आ रहे हैं, ऐसा परंपरा है, ऐसा एक परिपाटी है, और इस तरह से हम लोग क्लॉकवाइज वाले को प्लस लेते आ रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस लेते आ रहे हैं। अदरवाइज इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आपको काफी अच्छे से दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप काफी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।